प्रीएम्बल डिस्कस की थी। आज कल आपके पास बेयर एक्ट नहीं था तो आज हम पढ़ लेते हैं बेयर एक्ट से। Whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to contracts, it is hereby enacted as follows. तो फर्स्ट हमारा प्रिलिमिनरी, इसमें सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने कहा था कि हर एक बेयर एक्ट का टाइटल हमें याद होना चाहिए। एक्सटेंड कमेंसमेंट, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पहले एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था वो कट गया है, ठीक है। एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। और इसमें एक सेविंग क्लॉज है। सेविंग क्लॉज का मतलब पता है आपको? सेविंग क्लॉज है, पहले हम पढ़ लेते हैं। नथिंग हियरिन शैल कंटेन्ड शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी स्टैट्यूट, एक्ट और रेगुलेशन not hereby expressly repealed, nor any usage or custom of trade, nor any incident of any contract not inconsistent with the provisions of this act। इसमें इन्होंने ना वर्ड्स यूज किए हुए हैं। स्टैट्यूट, एक्ट और रेगुलेशन, तो आपको इनका डिफरेंस पता है? हाँ 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 अच्छा चलो हम करते हैं अभी डिस्कस। स्टैट्यूट तो हो गई हमारी लेजिस्लेशन, ठीक है, जितनी भी है। एक्ट हो गया, स्टैट्यूट में हमारे फिर एक्ट्स और कोड्स दोनों आ गए। एक्ट हो गया, एक्ट और रेगुलेशन में बता देती हूँ। रेगुलेशन जो होती है ना वो एक किसी पर्टिकुलर एरिया पे, किसी एक स्पेसिफाइड एरिया पे ही लागू होती है, और एक्ट जो होता है वो ऑल ओवर इंडिया लागू होता है। बस इतना सा डिफरेंस है, ये स्पेसिफिक एरियाज पे होती है और ये ऑल ओवर। तो ये क्या कहता है कि नथिंग हेयरिन कंटेन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी स्टैट्यूट, एक्ट और रेगुलेशन, कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितना कुछ भी दिया हुआ है वो किसी स्टैट्यूट, एक्ट और रेगुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। और वैसे भी ना एक टर्म लिख लो आप कि हमेशा जो स्पेशल लॉ होता है वो प्रिवेल करता है जनरल लॉ पे। अब जैसे हमारा सोगा का स्पेशल लॉ बन गया हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट का जनरल लॉ है, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो सोगा में जो प्रोविजंस दी होंगी ना वो कॉन्ट्रैक्ट पर प्रिवेल कर जाएंगी, ठीक है। और ये कहता है कि बस ये इनमें से कुछ रिपील नहीं होना चाहिए। नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, nor any usage or custom of trade, nor any incident of any contract not inconsistent with the provisions of this act, ठीक है। इसमें से कुछ भी रिपील नहीं होना चाहिए, और कुछ भी कोई भी कस्टम और यूजेज है, कोई इंसिडेंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, वो इस एक्ट की प्रोविजंस के इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेक्शन 1 तो हमारा हो गया। अब हम सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज कर लेते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल में करेंगे क्योंकि आगे भी इसकी लिंकेज चलती रहेगी जैसे जैसे हम टर्म्स करेंगे ना। तो हम सेक्शन 2 पढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। 2A क्या कहता है? When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। तो हम ये लिख लेते हैं कि 2A जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है? प्रपोजल को। और इसमें आप डेफिनेशन को ना कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लो।
अंडरलाइन कर लो, उस पे ना पॉइंट्स लिखते जाओ। वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, इसको अंडरलाइन करके पॉइंट 1 डाल लो। सिग्निफाई को 2 डाल लो। वन पर्सन टू अनदर, क्या कर रहा है वो? सिग्निफाई कर रहा है। क्या सिग्निफाई कर रहा है? हिज विलिंगनेस टू डू और abstain from doing anything. Abstinence, ठीक है। With a view to obtaining the assent, क्या करना चाह रहा है वो? ऑब्टेन करना चाह रहा है assent. Of that other, to such act or abstinence he is said to make a proposal. अब इसमें हमने पढ़ा वन पर्सन टू अनदर, यानी कि 2 पार्टीज होंगी, एक अकेला बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। 2 पार्टीज कौन कौन सी होंगी? एक होगा प्रॉमिसर, एक होगा प्रॉमिसी। सिग्निफाई कैसे करेगा? कम्युनिकेट करके। विलिंगनेस टू डू, इससे इसकी इंटेंशन पता चल रही है। इंटेंशन कल हमने पढ़ा था ना कि इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के लिए। और क्या करवाना चाह रहा है वो? कि जो ये प्रॉमिसर है, जो ये प्रॉमिसी है, ये असेंट दे दे कि मैं जो चाह रहा हूँ, या मैं जो यहाँ पे है ना एब्सटेन नहीं चाह रहा हूँ, ये मेरी बात मान ले। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके पढ़ लेते हैं। अब देखो हमने पढ़ा ना यहाँ पे सिग्निफाई, यानी कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो सिग्निफाइज में कम्युनिकेशन मस्ट बी देयर। प्रपोजल जो है वो कम्युनिकेट ही नहीं होगा तो प्रॉमिसी को पता कैसे चलेगा कि प्रपोजल करने वाला प्रॉमिसर चाह क्या रहा है। तो प्रपोजल के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन में ना मेयर नॉलेज काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। मेयर नॉलेज कैसे? जैसे यहाँ पे ये डस्टर पड़ा हुआ है, किसी को नहीं पता बिकाऊ है नहीं है, बस पड़ा हुआ है। तो जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी कि ये बिकाऊ है या नहीं है, तो सामने वाले को क्या पता कि अच्छा कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या प्रपोजल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो नॉलेज होना सामने वाले को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रॉमिसर है वो क्या चाह रहा है। इसीलिए सिग्निफाइज और ये कम्युनिकेशन ज़रूरी है। ठीक है, अब जब हम सेक्शन 9 पढ़ते हैं ना, चलो हम एक एक करके ना ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिलेट करके भी पढ़ेंगे। हम डेफिनेशंस अभी पहले कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया प्रपोजल 2A। 2B क्या कहता है? कल हमने जो चार्ट बनाया था ना, ऊपर से नीचे आ रहे थे, अभी हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. तो 2B 2 चीजें डिफाइन कर रहा है। एक तो एक्सेप्टेंस
और दूसरा क्या, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या हुआ, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस क्या हुई, नहीं, एक्सेप्टेंस हुई कि जब उसने वो जो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करके, हाँ प्रॉमिस ही ने वो मान लिया ये सारी चीज़ें, तो वो एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है, इसमें भी जैसे हमने फर्स्ट पे 2A पे डिवाइड किया था, इसमें भी हम डिवाइड कर सकते हैं। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, ये पॉइंट 1 डाल लो। अब यहाँ पे प्रपोजल करने वाले ने, वन पर्सन टू अनदर, यहाँ पे प्रपोजल करने वाला दूसरे को कर रहा था प्रपोज, है ना। अब जब प्रपोजल एक्सेप्ट होगा तो ये पर्सन बदल जाएगा इसमें। ठीक है, डेफिनेशन सेम ही है। सिग्निफाइज इज असेंट, मान गया है वो, ठीक है, तुमने जो कहा था हम मान रहे हैं। देयर टू मैं एक्सप्लेन करती हूँ भी क्या है। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। उसके बाद है 2C। 2C क्या कहता है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। तो ये प्रॉमिसर और प्रॉमिसी को डिफाइन कर रहा है। 2D क्या कहता है, when at the desire of the promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain, ये इसको भी ना जैसे मैंने पहले पॉइंट्स बनवाए वैसे कर लो। when at the desire of the promiser, इसको 1 डाल लो। the promisee or any other person to has done, और उसके बाद ना 3 के 3 पॉइंट्स डाल लो ऐसे करके। तो ये जो पॉइंट 1 होगा इसमें आ जाएगा हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, जो बी होगा उसमें आ जाएगा डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और जो थर्ड होगा उसमें आ जाएगा प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। 4th पॉइंट डाल लो समथिंग, और 5th पॉइंट डाल लो एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस is called a consideration for the promise। अब हम सारी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। तो 2D क्या डिफाइन कर रहा है, कंसिडरेशन को। अब कंसिडरेशन जो है ना, ये भी 3 तरह की होगी। ये जो मैंने 3 डॉट्स बनवाए हैं ना, हैज डन, डज, हाँ, तो ये 3 तरह की कैसे होगी, ये देखो। हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग कि ऑलरेडी कर चुका है, तो ये होगी पास्ट कंसिडरेशन। डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग प्रेजेंट कंसिडरेशन, और बाकी है विलिंगनेस, वो दिखा रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि वो करेगा या एब्सटेन करेगा करने से, तो ये होगी फ्यूचर कंसिडरेशन। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कंसिडरेशन। फिर 2E है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो 2E किसको डिफाइन कर रहा है, एग्रीमेंट को। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। अब देखो कर रहा है ना अग्रीमेंट को, तो अग्रीमेंट क्या हो गया, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। हमें वैसे डेफिनेशंस याद नहीं रहती, पर ये चार्ट्स याद रह जाते हैं। फिर है 2F,
Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. Reciprocal promises कैसे हो सकते हैं? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप? तो हाँ, लेकिन पर फिर ये भी है ना, वो डिपेंड करता है, काउंटर प्रपोजल भी होता है, वो काउंटर प्रपोजल हो जाएगा। रेसिप्रोकल में क्या होगा कि जितना आपने जितने लेवल का आपने किया, सपोज ए कहता है कि मैं तुम्हें कार दूंगा, ठीक है, बी को। बी कहता है कि मैं ना तुम्हें अपनी वॉच दे देता हूँ, प्लस में तुम्हें इतने कुछ अमाउंट है रुपीस के, वो दे देता हूँ। तो इनके क्या हो गए? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अब इसकी कार की वर्थ जो है, मतलब इसने कार में जो पैसे बी से लेने थे वो कंसिडरेशन होती, बी ने जो वॉच के पैसे लेने थे ए से वो भी कंसिडरेशन होती। तो ए की कंसिडरेशन जो है वो बी की वॉच से और इससे पूरी हो जाएगी, और बी की जो कंसिडरेशन है वो इससे पूरी हो जाएगी। तो ये सारा क्या हो गया कि जो कंसिडरेशंस हैं दोनों के प्रॉमिसेस की वो एक्सचेंज होंगी, रेसिप्रोकेट हो गई। उसके बाद है 2G, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। हम आगे डिस्कस करेंगे वॉइड और वॉइडेबल का सारा डिफरेंस, ठीक है। 2H है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट जब इन्फोर्स, कल हमने किया था ना कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। उसके बाद 2I है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कि दो पार्टीज हैं, ए और बी है, तो ए बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट में ना बी की जो कंसेंट है वो समझ लो फ्रॉड से ली गई है, कार खराब थी समझ लो, ठीक है, और या मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई है, या फिर समझ लो कि माइनर था ए, तो बी जो है वो अब इन्फोर्स नहीं करवा सकता ए के अगेंस्ट, बी को ये पता नहीं था कि वो माइनर है। तो अब बी के पास ऑप्शन क्या होगा कि वो अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस है वो परफॉर्म ना करे। तो बी जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, इसलिए ये हो जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है 2J, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। आपको याद होगा जैसे पहले ना ये 377 हमारा लीगल था, अब तो रिपील कर दिया गया। हाँ, तो पहले गे मैरिजेस भी अलाउड नहीं थी, अब हैं। तो कोई और जैसे गुजरात में पहले लिकर बैन नहीं थी, अब है। तो कुछ चीज़ें पहले इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स तब के बन गए होते हैं, बट बाद में फ्यूचर में जाके ऐसा होता है कि वो चीज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहती, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी सीज हो जाएगा, वो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। तो फिर वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? वॉइड। ये जो सबसेक्ट 2 क्लॉज J है ये वही कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। और वैसे भी हमने कॉन्ट्रैक्ट की जब डेफिनेशन की थी, एग्रीमेंट प्लस रिकॉग्निशन बाय लॉ, वो किया था ना, इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जब उसकी रिकॉग्निशन ही नहीं रही तो फिर वो वॉइड हो गया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था ना कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, और कल हमने ये भी पढ़ा था कि ऑल एग्रीमेंट्स आर, याद है वो? हाँ सही था। तो हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। H कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर रहा है।
कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। कल हमने जो चार्ट बनाया था ना और हमने ऐसे ऐसे करके एरोज डाले थे, तो सारे सेक्शन 10 के इंग्रेडिएंट्स थे। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा सेक्शन 10 डिस्कस कर लेते हैं। और इससे एक ये भी फ़ायदा होगा, जब आप बेयरएक्स पढ़ते हो ना, तो सेक्शंस को एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ा करो। कहीं पे कोई चीज़ आ गई तो पीछे मुड़ के देखो, अच्छा ये चीज़ कहाँ पे थी। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको याद रखना इजी हो जाएगा। हम डेफिनेशंस, मैंने कहा था ना, इग्नोर मार जाते हैं। तो जब आप बार बार पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको, हमने कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखो रिपीट कर ली है, अब आपको याद हो गया होगा कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट 2H है। तो हाँ, हम एनफोर्सेबल बाय लॉ पे थे, तो सेक्शन 10 पे आ जाते हैं। सेक्शन 10 का पैरा 1 पढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है? व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स if they are made by the free consent of parties। तो ये फ्री कंसेंट मांग रहा है। नेक्स्ट क्या है? पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि कॉम्पिटेंसी क्या होगी? और चलो, हाँ हाँ होगा, हर एक चीज एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं हम ये भी। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन का क्या मतलब हुआ? ये नहीं कि चोरी करके ले आए पैसे। हाँ, तो लॉफुल, अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या हुई? नहीं, देखो ना, लॉफुल कंसिडरेशन क्या हुई कि ठीक है मेहनत के पैसे कमाए हुए थे वही दे रहे हैं हम। अनलॉफुल क्या हुई कि किसी की चोरी करके ले आए। तो अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा, फ्री कंसेंट कैसे होगी? यही क्या? हाँ हाँ, वो क्वेश्चन वगैरह ये सब नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। हम अभी पढ़ के आए हैं ना लास्ट क्लॉज 2J, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। तो इसलिए ये वाला क्लॉज जोड़ा गया, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी void, ठीक है। पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए। इसके सेक्शन 11 में दिए हुए हैं सारे। सेक्शन 11 भी पढ़ लेते हैं, कॉम्पिटेंसी साथ में हमारा सेक्शन। अब हमारा सेक्शन 10 हो गया, सेक्शन 11 हो गया साथ में। तो सेक्शन 11 क्या कह रहा है? हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है। हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी। मेजर होना चाहिए, नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड, और क्या है? नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, डिस्क्वालिफाइड कैसे होगा वो? देखो, कोई किसी के पास पैसे होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, कंसिडरेशन वो पे कर सकता होगा। कोई अगर
किसी का दिवालिया निकल चुका हुआ है, क्या टर्म होती है उसके लिए? इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंसी हो गई, कोर्ट उसके आगे प्रॉपर्टीज बेच रही है, तो वो कंसिडरेशन कहाँ से पे करेगा? तो इसलिए वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं वापस। ये सारे एसेंशियल्स होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड। इसमें से कुछ एसेंशियल्स नहीं होंगे तो वॉइड हो जाए, वॉइडेबल हो जाएगा, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वॉइड हो जाएगा। अगर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है तो वॉइड ही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ना 2G में वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो वॉइड एग्रीमेंट कौन सा होगा? हाँ, तो कोई एग्जांपल दो, कौन कौन सा होगा? जैसे माइनर के साथ एग्रीमेंट किया, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट की एग्जांपल्स लिख लो एक दो। हाँ, अरे ये तो जो कॉम्पिटेंट ही नहीं है वो तो वैसे ही निकल गए ना। माइनर नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, देखो कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने कल पढ़ा था। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इनकी आगे लिस्ट भी है, सेक्शंस भी आएंगे, वो भी वॉइड होते हैं। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज याद है? नहीं, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एग्रीमेंट, देखो ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि तू ना सी के साथ शादी मत करना, तो इसको रिस्ट्रेंट कर दिया। बी चाहे मान भी जाए कि ठीक है मैं नहीं करूंगा, करूंगी, जो भी है ये, बट ए उसको एनफोर्स नहीं करा सकता। ठीक है, क्योंकि ये वॉइड हो जाएगा। कोई किसी को रोक नहीं सकता कि तुम किसके साथ शादी करोगे, किसके साथ नहीं। नहीं, बी चाहे मान रहा है, बी यहाँ पे अपनी फ्री कंसेंट दे भी रहा है। सपोज 2020 में ए ने बी को कहा कि तू सी से शादी मत करना। 2022 में जाके बी को लगा कि मेरे को सी से शादी करनी है, तो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी सबसिस्टिंग था। कॉन्ट्रैक्ट तब तक सबसिस्टिंग रहेगा जब तक बी अनमैरिड है। ठीक है, यहाँ अगर ए की मर्जी है कि ठीक है चलो बी जिससे मर्जी शादी करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब कॉन्ट्रैक्ट बी 2020 में मान गया कि चलो ठीक है मैं शादी नहीं करूंगा, हो गया, इनका एग्रीमेंट हो गया, मान लेते हैं। ठीक है, बट 2022 में जाके बी को सी से शादी करनी थी, तो कॉन्ट्रैक्ट तो इनका अभी भी चल रहा था। तो और वैसे भी ना हम लोग वॉइड, यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ें, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। हम कभी भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं यूज करते टर्म, यहाँ पे हमने टर्म यूज किया एग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो फिर तो वैलिड हो ही जाएगा ना। कोई क्वेश्चन है? ठीक, समझ लग गई इतनी? उसके बाद हमने 2I में पढ़ा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, अब वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ए ने बी की अगर कंसेंट ली है बाय फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो वो वॉइडेबल है। लेकिन वॉइडेबल तब तक है जब तक कि वो अवॉइड नहीं करवाती। अगर वो चाहे कि ठीक है चुपचाप बैठी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वैलिड हो जाएगा। वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस पता है आपको? वॉइड एब इनिशियो होता है। ठीक है, और देखो वॉइड तो एब इनिशियो हो गया। हाँ, ये तो स्टार्टिंग से ही है। वैलिड है, वॉइडेबल है।
ये कुछ भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। दूसरा ये है, अब देखो इसके वैलिड होने के चांसेस हैं, इट कैन बी वैलिड, इसके वैलिड होने के चांसेस नहीं है, तो इट कांट बी वैलिड। बस यही है दो डिफरेंसेस। फिर 2J में हमने पढ़ा था सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इसमें तो कुछ है नहीं इतना। उसके बाद ना एक टर्म आती है इल्लीगल एग्रीमेंट्स। हम वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल ये डिस्कस कर रहे हैं, इल्लीगल हमने अभी डिस्कस नहीं किया। तो इल्लीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? जिसको लॉ ने फॉरबिड किया होता है। फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ फॉरबिड सच एक्ट्स जो एग्रीमेंट में किया जाना है। जैसे हम लोग अग्रीमेंट है ना ये, तो हम लोग एग्रीमेंट बना रहे हैं कि ठीक है ए और बी हैं, दोनों अग्री करते हैं कि हम सी के घर में चोरी करके आएंगे, थेफ्ट। अब थेफ्ट तो फॉरबिडन बाय लॉ है, तो इनका जो अग्रीमेंट है इलीगल। और इलीगल एग्रीमेंट की एग्जांपल कुछ और ऐसी भी हो सकती हैं। ये इलीगल इसलिए भी होती है क्योंकि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं। हमने जूरिस में आपको पता नहीं पढ़ाया है कि नहीं, पर जूरिस में ना वो पढ़ाते हैं कि लॉ आता कैसे है, कस्टम्स, यूजेजेस, नॉर्म्स, पब्लिक पॉलिसी, फिर उन सबको मिला के लॉ बनता है। वो एक चार्ट होता है प्रॉपर। हाँ, नहीं वो बस यही है, 3-4 पॉइंट्स ही हैं, इतना कोई बड़ा चार्ट नहीं है। तो उसमें पब्लिक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी लॉ के लिए। पब्लिक जो चाहेगी, पब्लिक को एक हार्मनी में रखने के लिए ही हम लॉ बनाते हैं ना। तो अगर कुछ चीज पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगी तो वो इलीगल हो जाएगी। इलीगल और वॉइड में डिफरेंस पता है? सोचो थोड़ा सा। हमने अभी इलीगल भी पढ़ा, वॉइड भी पढ़ा। चलो देखो, इलीगल हमने क्या पढ़ा, ये फॉरबिडन बाय लॉ है, ठीक है। अब थेफ्ट की तो उसकी सजा भी मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। और ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। जो वॉइड एग्रीमेंट है, देखो माइनर के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं तो हमने बोला था ना कि वो वॉइड है। माइनर के साथ पर एग्रीमेंट करने पे सजा तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो बस इतना सा डिफरेंस है, वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, ये फॉरबिडन बाय लॉ है। आप चाहो तो माइनर के साथ एग्रीमेंट कर सकते हो, बाद में फिर आप नुकसान भुगतो, माइनर नहीं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता तो। चलो अब हम लोग ना जो मेजर चैप्टर है जो हम पढ़ते हैं बुक्स में जैसे वैसे स्टार्ट कर लेते हैं। एग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट हमने क्या पढ़ा था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज एग्रीमेंट। तो ऑफर में ना हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो ऑफर पढ़ते हैं, एक इनविटेशन टू ऑफर पढ़ते हैं। आपको वो डिफरेंशिएट करना आता है कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है और ऑफर क्या होता है? चलो हम आज करेंगे, ठीक है। ऑफर तो नॉर्मली ये हो गया, ए ने बी को जो भी ऑफर किया, सपोज ए बोलता है बी को कि मैं तुम्हें अपनी वॉच दूंगा, तुम इतने में खरीदोगे। बी बोल देता है ठीक है खरीदूंगा, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई। इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है कि हमें ना पता नहीं है। देखो ऑफर में पता है कि दो पार्टीज हैं, प्रोमिसर है, और इनविटेशन टू ऑफर में जनरल पब्लिक को हम लोग इनवाइट कर देते हैं।
हमें नहीं पता कि कौन आने वाला है आगे से। अब इसमें क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर की कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे हम लोग जब मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं, उन पे प्राइस टैग्स लगे होते हैं। तो सपोज यहाँ से कोई ए बंदा आया, वो आके कोई भी चीज़ ऐसे खरीद लेता है। वो जब आके वो चीज़ खरीदने को बोलता है ना, तो वो ऑफर दे रहा है। ऑफर से भी पहली जो स्टेज है वो इनविटेशन टू ऑफर है। ठीक है, इनवाइट किया, किसी ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट किया। उसने जब वो इनविटेशन एक्सेप्ट किया तो उसने एक ऑफर दिया कि मैं खरीदना चाहता हूँ, या जिस भी चीज़ का है। उस ऑफर की अब इसकी मर्जी है कि ये एक्सेप्ट करे ना करे, उतने में कर लेता है तो उसकी एक्सेप्टेंस होती है, और उसके आगे हम लोग देख ही चुके हैं, एग्रीमेंट बनता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जो भी है। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर में ये है। अब इसमें केस है लैंडमार्क, हार्वे वर्सेस फेसी। इसे बम्पर हॉल पेन केस भी कहते हैं, 1893। तो बम्पर हॉल पेन ना देखने में लगता है कि अच्छा पेन होंगे शायद। बम्पर हॉल पेन एक लैंड प्लॉट का नाम था, आपकी बुक्स में भी आप देख सकते हो। ओके, इसका नाम हार्वे वर्सेस फेसी। तो इसमें क्या होता है कि प्लेंटिव जो है ना वो टेलीग्राम भेजता है और बोलता है कि विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। हम ये टेलीग्राम्स ना लिख लेते हैं क्योंकि जब हम समझेंगे तो काम आएगा। तो प्लेंटिव ने टेलीग्राम भेजी, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। साथ में इसने बोला कि हमें टेलीग्राफ कर दो लोएस्ट कैश प्राइस, इसी के साथ ही बोला। उनका आगे से रिप्लाई आता है डिपेंडेंट का कि लोएस्ट प्राइस है 900 पाउंड्स। ठीक है, तो प्लेंटिव कहता है आई एक्सेप्ट। ये सब कुछ टेलीग्राम में चल रहा है। बट डिफेंडेंट बाद में बेचने से मना कर जाता है, रिफ्यूज कर दिया उसने। तो केस जाता है प्रिवी काउंसिल के पास। ये प्रिवी काउंसिल का केस है। तो प्रिवी काउंसिल क्या हेल्ड करती है कि जो इसने ये जो फर्स्ट टेलीग्राफ थी, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, ये जो थी ये ऑफर थी। उससे पहले जो बम्पर हॉल पेन का प्राइस इन्होंने कहीं एडवर्टीजमेंट लगाया होगा, कुछ किया होगा, तो वो इनविटेशन टू ऑफर थी। और इन्होंने ऑफर कर दी कि आप बेचोगे हमें, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना कि यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ए आके पूछ रहा है। तो डिफेंडेंट इसने ऑफर कर दी। डिफेंडेंट ने जो ये टेलीग्राफ भेजी, ये सिर्फ एक पीस ऑफ नॉलेज थी, इसे हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। उसने लोएस्ट प्राइस बताया, देखो यहाँ पे वो हाईएस्ट में कितने मर्जी में बेचे अपना प्लॉट। तो ये पीस ऑफ नॉलेज थी, प्लेंटिफ को कोई भी इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरा हम पढ़ते हैं ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आप साथ साथ में थोड़े थोड़े नोट्स बनाते जाओ, आपको केसेस समझने इजी हो जाएंगे। कि
हाँ तो लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इस केस में क्या चीज़ डील करती है। हाँ तो फिर हम आगे से केसेस डिस्कस ना करें, आप सिर्फ बुक से पढ़ लोगे अपने आप हमारा। नहीं लेकिन केसेस पूछ लेते हैं ना कि ये केस किस चीज़ से डील करता है, या ये किस केस में हेल्ड किया गया था। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, उस पर किसी में ऐसा नहीं पूछा गया। ठीक, मैं भी चेक कर लूँगी एक बार। तो ठीक है, फिर हम लोग आगे से तो सेक्शन से ही डील करेंगे, तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा हमारा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये हमने 2A में पढ़ा था ना, विलिंगनेस टू डू। जहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा था ना विलिंगनेस टू डू, उसमें हमने आगे लिखा होगा शायद कि कम्युनिकेट होना चाहिए। तो हम अभी जब सेक्शन 3 पे आते हैं ना, तो सेक्शन 3 क्या कहता है? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। The communication of proposals, the acceptance of proposals and the revocation of proposals and acceptances respectively are deemed to be made by any act or omission. तो communication कैसे होगी? act से या omission से। of the party proposing, accepting और रिवोकिंग। एक्ट और ओमिशन किसकी होगी? जो प्रपोज कर रहा है, या जो एक्सेप्ट कर रहा है, या जो रिवोक कर रहा है, इन तीनों की। by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation or which has the effect of communicating it। सेक्शन 3 को ना इसमें साइड पे लिख लो, बैरक पे, रीड विद सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमें क्या बता रहा है कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड। इतना ही पढ़ेंगे अभी हम। तो एक्सेप्टेंस हमारी कैसी होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स क्या हुए? एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब आप बता सकते हो अनक्वालिफाइड का मतलब? कि कोई भी कंडीशन ना लगी हो। कि जब हमने एक्सेप्टेंस करनी है, सपोज ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें कार बेचूंगा 10 लाख में, तो बी आगे से ए को ये ना कहे कि मैं तो 8 लाख में खरीदूंगा, या मैं तुम्हारी कार तब खरीदूंगा अगर तुम मुझे साथ में अपना जो गैरेज है वो भी दोगे। हाँ, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब कि कोई कंडीशन नहीं लगी हो। अनक्वालिफाइड मीन्स कि कंडीशन साथ में ना हो एक्सेप्टेंस करते टाइम। जैसा प्रपोजल किया गया था वैसे का वैसा ही एक्सेप्ट हो जाए, एब्सोल्यूट हो, कोई कंडीशन ना हो साथ में। ठीक है। और एक्सेप्टेंस को एक्सप्रेस कैसे किया जाना है? यूजुअल और रीजनेबल मैनर में। अब एक्सेप्टेंस को एक्सप्रेस करने के 3-4, एक तो है कि हमारा जैसे प्रपोजल किया गया था वैसे ही या तो एक्सेप्ट कर लो, जैसे टेलीग्राफ में था तो टेलीग्राफ में एक्सेप्ट कर लिया, या फिर जैसे जो यूजुअल और रीजनेबल मैनर है उसमें कर लो, या जो अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में प्रॉमिसर ने कहा हो कि आप एक्सेप्टेंस अपनी ऐसे दिखा सकते हो तो वैसे एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, ये 3 तरीके से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप ये एक लाइन लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 and 7 communication should be such which should have the effect should be such which should have the effect and intention of communicating and it should be usual and it should be in usual and reasonable manner।
अभी जैसे देखो कम्युनिकेटिंग बाय पैरट और डॉग, वो तो किसी को पता नहीं चलेगा पैरट क्या बोल रहा है, डॉग क्या बोल रहा है, तो वो कोई यूजुअल और रीजनेबल मैनर तो नहीं हुआ। सेक्शन 3 के हम इंग्रेडिएंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंटेंशन टू कम्युनिकेट, और सेकंड है इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग द ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कैसे हो सकती है आपको पता है? तो ये सारे क्या हुए? हाँ तो देखो ना, लेटर पे किया या रिटन फॉर्म में किया, तो ये क्या हुआ, ये एक्सप्रेस्ड हुई। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो एक्सप्रेस कैसे हो सकती है? रिटन और स्पोकन, ओरल। इम्प्लाइड कैसे होगी? जेस्चर्स और कंडक्ट। जैसे एक्सप्रेस्ड में तो चलो साफ है कि ठीक है, रिटन में हम लोग बता रहे हैं, बोल के बता रहे हैं कि ठीक है ऑफर हमारा ये है, एक्सेप्टेंस आपने कैसे करनी है, जो भी है, ठीक है। इम्प्लाइड में हम लोग जेस्चर्स और कंडक्ट से कैसे बता सकते हैं? जैसे देखो, जब हम लोग टैक्सी हायर करते हैं तो टैक्सी ऐसे बुलाई, बैठ गए उसमें, तो टैक्सी वाले को पता है कि ठीक है अब ये बैठा है कहीं तो जाएगा और मेरे को मेरे फेयर्स देगा, तो वो हमारी कंडक्ट है, उसको वहाँ से पता चल जाता है। और टैक्सी को हम बुला रहे हैं ना, तो हम उसे ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। टैक्सी जो ऐसे सड़कों पे चल रही है वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर की, आओ मेरी गाड़ी में बैठो। तो ये कंडक्ट का आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल, हायरिंग अ टैक्सी। या जो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स होती हैं, कि सिक्का डाला उसमें से सामान निकलेगा, वैसे वाला, वो भी इसमें आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 जब हम पढ़ेंगे ना, तो सेक्शन 4 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सेक्शन 4 के कहते हैं कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट। इसको 3 पार्ट में कर लो। पहले हम जैसे अभी प्रपोजल कर रहे हैं, तो हम अभी प्रपोजल की कम्युनिकेशन देखेंगे। एक्सेप्टेंस भी हम लोग साथ में करें, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस देख लेते हैं, और रेवोकेशन अब हम जब हम करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made। सेक्शन 4 एक तो 3 चीजों की कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। तो the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। तो इसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रही है? कंप्लीट्स जब जिसको प्रपोजल किया गया है उसकी नॉलेज में आ जाता है। और एक्सेप्टेंस का भी सेम ही है, बट
थोड़ा सा क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना कि नॉलेज में आना बड़ा ज़रूरी है, तो ये डस्टर था, ये पड़ा हुआ है, आपको नहीं पता कि बिकाऊ है या नहीं है। तो नॉलेज में तब जब आपको ये पता चलेगा कि आपको ये नॉलेज होगी कि ये बिकाऊ है या नहीं है, तब हमारा प्रपोजल कंप्लीट होगा, नहीं तो ये ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग लैंडमार्क केस करते हैं लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। तो फिर आपको साइटेशंस याद करनी पड़ेंगी केसेस की, और उसी हिसाब से ना इसका ये जो लालमन शुक्ला के पहले ना एक और केस आया था, नहीं वो इसका नहीं है, सॉरी इसका नहीं है, ठीक है। हाँ, तो लालमन शुक्ला में हम सबको स्टोरी पता ही है कि एक लड़का था, वो गुम हो गया, तो उसके जो अंकल थे उन्होंने अपने सर्वेंट को भेजा कि जाके मेरा जो भी बेटा नेफ्यू है उसको ढूंढ के लाओ। तो वो सर्वेंट चला जाता है। उसके बाद जो बाद में ना वो अपना रिवॉर्ड बोलता है कि हाँ जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा, भतीजे को, उसको मैं 500 रुपीज़ का रिवॉर्ड दूंगा। तो उसका सर्वेंट बाद में सुन के आ जाता है कि हाँ ठीक है, इसने तो ऐसे से बोला था, और वो ढूंढ लाता है तब तक बच्चे को। पर उसकी नॉलेज में कब आया, जब वो वापस आ चुका था। तो वो फिर रिवॉर्ड क्लेम करता है कि मुझे अब 500 दो, मैं ढूंढ के लाया हूँ। तो ये मना कर देता है। अंकल कहते हैं कि तुमको तो पता ही नहीं था कि मैंने ये रिवॉर्ड बोला हुआ है। तो कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि देखो, आपको पता होगा कि ऑफर क्या है, तभी आप उसे एक्सेप्ट कर सकोगे। जब उसे पता ही नहीं था कि ऑफर क्या है, तो उसकी एक्सेप्टेंस का सवाल ही नहीं आता, तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ही नहीं होता। तो इसलिए वो ये जो 500 रुपये मांग रहा है वो नहीं मांग सकता। गौरी दत्त 1913, इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक लाइन में आप लिख सकते हो कि कोर्ट हेल्ड बिफोर द एक्सेप्टेंस knowledge of offer should be there to conclude the contract. एक हम ना क्रॉस ऑफर्स या क्रॉस प्रपोजल्स करके एक टर्म देखेंगे बुक में। तो क्रॉस ऑफर्स क्या होते हैं पता है आपको? ए बी को वॉच बेचना चाह रहा है, समझो, ठीक है। कितने की बेच रहा है? 5000 की लगा लो, 6000 की लगा लो, चलो। और बी उसी सेम टाइम पे ए से यही वॉच लेना चाह रहा है। नहीं, इतने में लेना चाह रहा है। हाँ, सेम। ए अपने घर पे बैठे सोच रहा है, बी अपने घर पे बैठा सोच रहा है, बाद में दोनों एक दूसरे को बताते हैं। तो ये हो गए क्रॉस ऑफर्स। ए बी को सेम ही ऑफर कर रहा है, बी भी ए को सेम ही ऑफर कर रहा है। अब इसमें ऑफर करने वाला ये भी हुआ, ये भी हुआ, तो ये दोनों का जो ऑफर होगा वो क्या रहेगा? ऑफर नहीं, ऑफर ही रहेगा। तो अब इसमें से सपोज ए बी की बात मान लेते तो फिर ए जो होगा ये प्रॉमिसर बन जाएगा, बी प्रॉमिसी बन जाएगा, वो उस हिसाब से है। बट इनका जो दोनों सेम ही चीज चाह रहे हैं तो ये ऑफर ही रहेगा, और इसको हम बोलेंगे क्रॉस ऑफर्स। क्या हुआ? हाँ है, तो ये ऑफर ही, हम ये नहीं मान। अब देखो, ये मैंने इसलिए बोला कि ये सिर्फ ऑफर ही है। ए अगर बी को एक्सेप्ट करेगा, सपोज इन दोनों में से किसी ने मान लिया चल ठीक है तू ऑफरर हो जा, मैं ऑफरी हो जाता हूँ, तो जब ये मानेगा तो उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाएंगे ना, कंसिडरेशन होगी, सब कुछ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ रहा है। बट अभी जब तक ए और बी दोनों ही ऑफर लेके बैठे हुए हैं तो अब तक तो ये ऑफर ही है। जब ये आगे इनमें से कोई मानेगा कि हाँ ठीक है मैं प्रॉमिसर हूँ, तू प्रॉमिसी है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा।
तब तक ये सिर्फ ऑफर ही है, और ये जो सिचुएशन है इसको हम कहते हैं क्रॉस ऑफर्स। एक हम इनविटेशन टू ऑफर कर ही चुके हैं, उसमें केस था फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस। आपने भी बोला कि केसेस हमें इतने करने नहीं है। केसेस पता क्या है, जो रहता है कि लैंडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक रीसेंट वाले बहुत। हाँ, तो ये लैंडमार्क वाले ही हैं। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त लैंडमार्क था। अभी हम पीछे जो करके गए हैं हार्वी वर्सेस फेसिस भी लैंडमार्क है, ये वाला भी लैंडमार्क है। और दूसरा नहीं होता है केस लॉज अगर हम पढ़ लें, हम ये सोचें कि केस लॉज नहीं आएंगे, बट कॉन्सेप्ट्स तो टाइम कम है और सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हाँ, वो हमें भी टेंशन है। नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, हाँ नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, मुझे ये था कि आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो तो वहाँ पे ना पेपर देने में आसानी होगी। अभी भी जैसे हमारा ना 1 या 2 टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके बाद आप पेपर एक पड़ा हुआ है मॉडल टेस्ट पेपर, आप वो सॉल्व करने वाले बन जाओगे। आप घर पे वो प्रैक्टिस कर सकते हो, हमारा जितना अब तक का सिलेबस हो गया हुआ है, चाहे संडे को बैठ के आप प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, सर ने बोला क्लास है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है ना इसलिए। अच्छा, इसलिए क्लास है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, आप थोड़ा सा ना इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर का डिफरेंस लिख लो, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझने में इजी होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में। और दूसरा ना, ऑफर और प्रपोजल सेम ही चीज़ है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। तो इनविटेशन टू ऑफर में क्या है कि विलिंगनेस जो है वो सिग्निफाई नहीं की जाती, वो सिर्फ मियर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे स्टॉल्स लगा लिए और लिख दिया कि इतने इतने के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो मियर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसमें कोई विलिंगनेस नहीं दिखाई जा रही कि आप आओगे तो हम ज़रूर बेचेंगे ही, हमारी मर्जी है, बेचना है बेचना, नहीं बेचना नहीं बेचना, ठीक है। नो विलिंगनेस इज सिग्निफाइड, इट इज़ मियरली अ सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। नो विलिंगनेस इज सिग्निफाइड, it is merely a supply of information. और प्रपोजल की तो डेफिनेशन में ही है, इट रिक्वायर्स सिग्निफाइंग विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसमें आप 2A ही लिख लो, ज़्यादा नहीं लिखना दो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द एग्रीमेंट स्टार्ट्स विद मैंने अभी बोला था ना कि इन्विटेशन टू ऑफर फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद ऑफर आता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस आती है। तो if the agreement starts with invitation to offer, then there are 3 stages. That is invitation to offer, offer and acceptance. ऑफर में लिख लो, if the agreement starts with proposal then there are 2 stages, that is proposal and acceptance. इसमें 3 stages आ जाती हैं, उसमें 2 ही हैं। इन्विटेशन टू ऑफर जो होता है ना, वो पार्ट ऑफ अग्रीमेंट नहीं होता, वो एक ही बंदे की तरफ से किया जा रहा है। अग्रीमेंट के लिए हमें 2 बंदे चाहिए ना, तो इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट। अग्रीमेंट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑफर से। प्रपोजल इज अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट, ऑफर में लिख लो। फोर्थ पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर इज टू ऑब्टेन अ प्रपोजल। इन्विटेशन टू ऑफर हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई आगे से ऑफर आए। इज टू ऑब्टेन अ प्रपोजल। The object of proposal is to obtain the assent of other. Of other.
और इनविटेशन टू ऑफर में ना एक्सेप्टेंस किसने करनी होती है? जिसने इनवाइट किया है। जिसने इनवाइट किया है वही एक्सेप्ट करेगा ना कि ठीक है मैं आपके इतने ऑफर में मान रहा हूँ। और ऑफर में किसने एक्सेप्ट करना होता है? जो प्रपोजल लेकर आ रहा है। फिर हम एक्सेप्टेंस पढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है एक्सेप्टेंस का, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। तो एक्सेप्टेंस में कौन एक्सेप्ट करेगा? हु विल एक्सेप्ट? जिसको प्रपोजल किया गया होगा, ठीक है, वो एक्सेप्ट करेगा। तो वो हमने एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन अभी की थी ना कि सेम ही है, सिग्निफाइज असेंट, विलिंगनेस टू डू, वो सारा कुछ सेम एक्सेप्टेंस की वैसे ही थी। अब मैंने कहा था कि हम देयर टू को, हाँ, तो देयर टू के आगे ना थोड़ा सा या तो कॉपी में लिख लो। देयर टू का मतलब यहाँ पे क्या था कि जो हमारी एक्सेप्टेंस है ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन। वो देयर टू एक ही वर्ड है, हाँ, देयर टू मीन्स एब्सोल्यूट होनी चाहिए। जैसी असेंट हमारी जैसे उसने प्रपोजल किया है वैसा ही हम एक्सेप्ट करें, कोई कंडीशन लगा के ना करें। सेक्शन 7 में हम थोड़ा सा डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो मोड प्रपोजल का है वही एक्सेप्टेंस का होगा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ जो प्रिस्क्राइब्ड मोड है, मैंने बोला था ना 3 मोड्स होंगे सेक्शन 7 में। जो प्रिस्क्राइब्ड मोड है प्रपोजल में एक्सेप्ट कम्युनिकेशन कैसे होगी एक्सेप्टेंस की? मैंने कहा था ना 3 और 7 दोनों साथ साथ में पढ़ने हैं। तो 3 में किस चीज़ की बात करें हम? कम्युनिकेशन की। तो हमने एक लाइन भी लिखी थी कि यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होना चाहिए, ठीक है। इसी में आप 1-2 पॉइंट्स लिख लो कि जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा एक्सेप्टेंस का वो कैसे होगा? जैसे प्रपोजर ने प्रपोजल दिया था वैसे ही हम एक्सेप्टेंस लेंगे, करेंगे। जो प्रिस्क्राइब्ड मोड है, देखो मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, हम अभी एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन का मोड क्या होगा? 3 तरीके से। जैसे प्रपोजर ने जो प्रपोजल का मोड था, जैसे टेलीग्राफ था सपोज, तो एक्सेप्टेंस भी वैसे ही होगी, ठीक है। तो मोड ऑफ प्रपोजर एक्सेप्टेंस का भी वही होगा मोड, या फिर यूजुअल और रीजनेबल मैनर। कि जैसे दुकानों पे होता है, ठीक है, दुकान में जाते हैं हम सामान लेते हैं, पैसे दे देते हैं, वो यूजुअल रीजनेबल मैनर है, ठीक है। या फिर प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड मोड में हम ऐसे कर सकते हैं जैसे पैम्फलेट्स छपते हैं ना, तो वो क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। तो पैम्फलेट्स में से वो कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए होते हैं, तो हम लोग उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल करते हैं, तो उसमें वो प्रिस्क्राइब्ड मोड दिया होता है उन्होंने कि आप इतने से इतने बजे तक कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, या जैसे इंस्टाग्राम में बोलते हैं कि डीएम कर सकते हो। तो प्रिस्क्राइब्ड मोड वो वाला हो गया कि जैसा प्रपोजल ने दिया गया है कि आप इस मोड से आप अपनी एक्सेप्टेंस हमें दिखा सकते हो। तो ये 3 मोड्स हो गए कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे होगी? जैसे प्रपोजल हुआ था, जो यूजुअल और रीजनेबल मैनर है एक्सेप्ट करने का, या फिर जो प्रिस्क्राइब्ड मोड है जो प्रपोजल में दिया गया है। लेकिन कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था कि बहुत ज़रूरी है।
कम्युनिकेशन नहीं होगी तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि एक्सेप्टेंस हो गई है या नहीं हुई। तो एक लाइन आती है, मियर मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट सफिशिएंट, कि आपने दिमाग में सोच लिया कि हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं और आप दिमाग में सोच के बैठे हुए हो। आपको प्रपोजल जो दे रहा है उसको बताना भी है कि हाँ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मियर मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट सफिशिएंट टू कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट, it must be communicated. Mere mental acceptance is not sufficient to conclude the contract. It must be communicated. अब एक्सेप्टेंस का इफेक्ट क्या होगा? हमने पढ़ा था ना कि ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। तो जब वो प्रॉमिस बन गया तो फिर जो दोनों पार्टीज थी वो क्या हो जाएंगी? बाउंड हो जाएंगी बाय लॉ। ठीक है, फिर उनको देखो, ऑफर दिया गया, एक्सेप्ट हो गया, तो वो क्या बना? प्रॉमिस। एक्सेप्टेंस ने ये जो ऑफर था इसको बाउंड कर दिया, दोनों पार्टीज को बाउंड कर दिया कि ये जो ऑफर है अब उनको निभाना पड़ेगा। ठीक है, बाउंड द पार्टीज। तो इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगा कि ये बाउंड कर देती है पार्टीज को कि अब आपको अपना अपना जो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो पार्ट ऑफ एग्रीमेंट है, वो पूरा करना पड़ेगा। एंसन ना, कल हमने एंसन नाम पढ़ा था, तो एंसन एक लाइन बोलता है, हमारी बुक में भी दी हुई है, एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। जैसे यहाँ पे समझ लो गन पाउडर का ढेर है, हमने यहाँ पे तीली लगा दी, आग निकल रही है, इसको लग गई तो ये एक्सप्लोड करेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारी एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस एक बार निकल गई फिर हम वापस नहीं मोड़ सकते, तो जो ऑफर है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो मैच स्टिक है ये गन पाउडर पे ना लगे, इसका एक ही तरीका है कि इससे पहले कि आग लगे इनका कांटेक्ट खत्म कर दो। एक्सेप्टेंस का भी ऐसा ही है, इससे पहले कि वो हमने जो जैसे ए है, हाँ ऑफर रिवोक कर लो। ए और बी के बीच में कोई भी जो ऑफर था, बी ने ए को एक्सेप्टेंस भेजनी थी। ठीक है, तो ए अब बाद में चाहता है कि नहीं अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो भी है नहीं करना चाहता, तो इससे पहले कि जो बी की एक्सेप्टेंस है वो ए तक पहुंचे, ए ऑफर को रिवोक कर ले। ठीक है, इसीलिए इसी लाइन का मतलब ये है। इसके हम लोग ना केस लॉज आप पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, बट फिर वही है कि डेप्थ हो जाएगी। बट ठीक है, इतना भी मैंने आपका क्वेश्चन पेपर देखा था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं है, इजी हैं, ऊपर से कंसेप्ट्स क्लियर हों तो आप वैसे भी एक मॉक टेस्ट करके देख ही लेना। जो हम अब मैंने कहा ना कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा कि हमने कितना पढ़ा है और आपके कैसे से मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, उसके बाद क्लास ओवर। कोई क्वेश्चन है अब तक तो पूछ लो। इसके बहुत सारे केसेस आते हैं, पर फिर वो जितनी डेप्थ में जाएंगे फिर वो उतना ही कंफ्यूजिंग होता जाएगा। हाँ, कल हम ना थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, तो मैं इसको भी थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगी। आज हम जस्ट लेक्चर एंड ही कर रहे हैं।
कोशिश करेंगे कि साथ में आपका कोई और सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाए, या जूरिस कर लेंगे या टॉर्ट्स कर लेंगे, तो एक साथ दो सब्जेक्ट्स चलेंगे तो जल्दी सिलेबस कवर होगा। Essentials of acceptance आप लिख सकते हो। Acceptance must be communicated by offeree to the offerer. Section 3 ब्रैकेट में लिख लो Section 3। वही जो हमने पढ़ा था, acceptance must be absolute and unqualified, कोई कंडीशन नहीं हो, और एक्सेप्टेंस रीजनेबल मैनर में हो, रीजनेबल मैनर। और जो हमने लास्ट में अभी वो गन पाउडर वाली एग्जांपल की, तो एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफर के रहते रहते होनी चाहिए। इससे पहले कि ऑफर रिवोक हो गया तो फिर हमारी एक्सेप्टेंस का कोई फायदा नहीं है। तो एक्सेप्टेंस ऑफर के रहते रहते हो। हमारे बीच में आई थिंक सेक्शन 4 के 2 पार्ट्स रहते हैं और सेक्शन 5 और 6 रहता है। 9 हो गया, 10 हो गया, 11 भी हो गया। एक्सेप्टेंस तो हो गया ना? नहीं, अब रेवोकेशन रहता है। एक्सेप्टेंस हम लोग कल भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, कल रिवाइज। रीजनेबल मैनर, एब्सोल्यूट, कम्युनिकेटेड और एक्सेप्टेंस ऑफर के रहते रहते हो जाए। 4 पॉइंट्स हैं बस। कल हम लोग रेवोकेशन भी करेंगे और उसके बाद ना फिर आगे आगे तो जहाँ से ये कंसेंट, फ्री कंसेंट, ये तो फिर सीरियल वाइज चलते जाएंगे। यही हमारा जो बेसिक था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था इधर उधर से रिलेट करके। आप आज का लेक्चर आपको लगा होगा कंफ्यूजिंग। मैं भी जब तैयार कर रही थी मुझे भी था कि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। ये स्टार्टिंग के हैं थोड़े से, बट यहीं से हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और वो आगे तक चलेंगे।